ठीक। उम्मीद है एक हफ्ते की जो ये गैपिंग रही है इसमें आप लोग काफी मेहनत किए होंगे, है ना। अच्छे से खूब बढ़िया रिवाइज किए होंगे सारी चीजों को, और लगभग सारी चीजें जो पीछे हुई हैं वो सब तैयार भी हो गया होगा आप लोगों का। कुछ भी नहीं? क्या कुछ भी नहीं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ तक हुआ था? शायद गरीबी में हम लोग थे, और गरीबी में जो गरीबी का कारण है ना, यहां तक हो गया था। गरीबी, हाँ, गरीबी के कारण, गरीबी के लिए उत्तरदायी कारक जो हैं, हाँ, इकोनॉमी की क्लास हुई थी, कल भी होगी, आज भी हुई थी और कल भी होगी। ठीक। ठीक। हाँ, क्लास हुई थी, कल भी होगी। भारतीय समाज पर गरीबी का प्रभाव, ये हम लोग को देखना है, या हो गया था? अभी यहाँ इसकी बात करिए, इस क्लास की, इको की क्लास के बारे में हम लोग क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ, अभी देखना, ठीक, गरीबी का प्रभाव भारतीय समाज पर, ये हम लोग को देखना है आज। ठीक। ठीक। कारण तो आप लोग देख लिए थे, लगभग मैंने जितना कारण बताया था उसमें एक दो स्पेशली जो था वो था गरीबी की संस्कृति, और दूसरा जो था वो व्यक्ति स्वयं, जिसमें मैंने मैक्स वेबर का उदाहरण बताया था। बाकी सारी चीजें नॉर्मली आप लोग जानते हैं, आपदा के कारण, या फिर जो भी बेरोजगारी है अगर, ठीक है, मूल्य वृद्धि है, समर्थ पूंजी तथा उद्यमियों की कमी है, ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित है। कुछ चीजें जो अलग से हैं जो आप लोग लिख सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट अन्य की अपेक्षा, अगर आप ऐसे चीजों को ऐड कर रहे हैं कि गरीबी की संस्कृति, उसमें ऑस्कर लेविस को दे रहे हैं, या फिर व्यक्ति स्वयं मैक्स वेबर के उदाहरण को दे रहे हैं, या फिर कैपिटलाइजेशन इन यूरोप की चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, थोड़ा सा आपका वजन, आपके आंसर में क्या होता है, थोड़ा वजन डालता है। ठीक है। बाकी सारी चीजें सबके पास वही चीजें होंगी, कुछ इसमें अलग से नहीं होगा। हाँ, ध्यान ये रखना आपको कि गरीबी जो है, गरीबी को अक्सर किसी ना किसी टॉपिक के साथ जोड़ देगा। ठीक है। गरीबी को नगरीकरण के साथ जोड़ सकता है, गरीबी को क्या नाम है, जनसंख्या के साथ जोड़ सकता है, गरीबी को अपराध के साथ जोड़ सकता है, ठीक है, किसी के साथ जोड़ करके पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, गरीबी का प्रभाव देखिए। प्रभाव क्या है? प्रभाव का मतलब, जब व्यक्ति गरीब होगा, जब व्यक्ति गरीब होगा तो उसका प्रभाव कैसे उसके ऊपर पड़ेगा। और चूंकि समाज का एक पार्ट होता है, व्यक्ति स्वयं क्या है, समाज का एक भाग है, एक अंग है, एक हिस्सा है, तो जो इंपैक्ट गरीबी का उसके ऊपर पड़ेगा वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा, कहां पे? सोसाइटी में, समाज में वो चीजें रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट किस रूप में होता है कि अगर व्यक्ति गरीब है तो उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी कम होगी। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी किसी प्रति व्यक्ति जो आय है, या किसी वस्तु को या सेवा को खरीदने की जो क्षमता है, ठीक है, यूज करने की जो क्षमता, वो क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब वो चीजें कम होंगी तब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, जब वो कम होंगी तो अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वो अभाव किस पे होगा? बहुत सारी चीजों पर, लगभग सारी चीजों पर। वो अभाव होगा स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक, यानी व्यक्ति क्या होगा? कुपोषित होगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। वो शिक्षा से बेदखल हो जाएगा। हम भले ही आज देख रहे हैं कि संवैधानिक आधार पे मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हो रहा है, लेकिन एक नॉलेज गैपिंग भी देखा जाता है। इसी समाज का अंग है नॉलेज गैपिंग, यानी एक व्यक्ति क्या है, हायर एजुकेशन पे यानी कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, और दूसरा एकदम गांव पे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते, उन दोनों के बीच का जो नॉलेज गैपिंग है वो दिखाई पड़ता है। टेक्निकल गैपिंग भी दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं
शिक्षा का अभाव भी उसमें दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ कुछ सामाजिक अपराध हैं जो बढ़ जाते हैं, जैसे बाल श्रम है, ठीक है, बंधुआ मजदूरी है। तो ये चीजें क्या होती हैं, समाज में बढ़ जाती हैं। सामाजिक अपराध जैसे हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, ये भी सारी चीजें क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। पहला आप लिखिए, पहला निरक्षरता में वृद्धि। निरक्षरता में वृद्धि, ठीक। निरक्षरता में वृद्धि क्या मैंने बताया, परचेजिंग पावर उसका क्या होगा, कम होगा। आप देखिए, जिसके पास पैसा होता है वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके पास नहीं है कोशिश करता है पढ़ाने की, लेकिन जब नहीं ही होता है तो क्या होता है, वहां पे व्यक्ति पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करता, ठीक है। कुछ समय के लिए अगर भेजा भी, भेजा नहीं तो कहेगा कि आओ चलो और साथ में काम करो, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ लेता है और काम करवाता है, या पढ़ाने के लिए भेजेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो निरक्षर दर होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अभी आप देखेंगे कैसे, अभी हम लोग जब आएंगे जनसंख्या में तो उसमें साक्षरता दर को देखेंगे कैसे 2001 से और 2011 के अंतर्गत जो वृद्धि हुई है किस प्रकार से। तो जब इतनी शिक्षा पर इतना ध्यान दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा को पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचाने में कुछ तो बाधक तत्व है ही है, और उस तत्व में कहीं ना कहीं गरीबी का रोल भी दिखाई पड़ता है। गरीबी की वजह से लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो जो साक्षरता दर है वो अपना स्तर प्राप्त नहीं कर पाता है और निरक्षरता दर में वृद्धि दिखाई पड़ती है, ठीक। इसको लिख लेंगे या मैं लिखाऊं, ठीक है। नेक्स्ट, पोषण। स्पेस छोड़ दिया करिए आप लोग और वहां लिखने की कोशिश करिए खुद अपने शब्दों में। नेक्स्ट लिखिए, पोषण तथा संतुलित आहार, पोषण तथा संतुलित आहार का अभाव। ठीक, कुछ लोग बोल रहे हैं लिखवा दें, तो इसमें लिख लीजिए, निरक्षरता आप लोग लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। लिखिए, चूंकि गरीबी, चूंकि गरीबी, चूंकि गरीबी एक आर्थिक अवधारणा है, एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की, ब्रैकेट में लिख लीजिए आवश्यकता, कौन सी, मूल आवश्यकता या सामान्य आवश्यकता, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम होता है, अक्षम होता है। पोषण तथा संतुलित आहार, पोषण तथा संतुलित आहार व्यक्ति की मूल आवश्यकता, पोषण तथा संतुलित आहार व्यक्ति की मूल आवश्यकता का अंग, का अंग है, जिसका सापेक्षिक संबंध, जिसका सापेक्षिक संबंध गरीबी के साथ है। चूंकि, चूंकि गरीबी में व्यक्ति की
क्रय शक्ति क्षमता, चूंकि गरीबी में व्यक्ति की क्रय शक्ति क्षमता बेहद ही निम्न होती है या बेहद ही निम्न होती है या पूर्णतया अभाव होता है। साथ ही सरकार और समाज द्वारा अपनाए गए गरीबी से संबंधित कार्यक्रमों का, गरीबी उन्मूलन से संबंधित लिखिएगा, गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी तरीके से प्रभावी नहीं हो पाता, पूरी तरीके से या पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता और व्यक्ति पोषण तथा संतुलित आहार से वंचित हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें आप जोड़ना चाहेंगे तो एक स्वस्थ मानव पूंजी का निर्माण नहीं हो पाता। अगर पोषण और संतुलित आहार नहीं मिला या शिक्षा नहीं प्राप्त हुई तो दोनों का प्रभाव किस तरीके से दिखाएगा? एक स्वस्थ मानव पूंजी का निर्माण किसी भी समाज में नहीं हो पाएगा जहां पे गरीबी अधिक होगी, है ना। ऐसी स्थिति में आप जोड़ सकते हैं। इसे लिखिए नेक्स्ट, बाल श्रम। बाल श्रम में वृद्धि। अब देखिए एक तरफ से आप देखते जाइए जितना आप लिख रहे हैं, जैसे पहले निरक्षरता में वृद्धि, निरक्षरता होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके सोचने समझने की क्षमता जो होगी, ये जरूरी नहीं कि एकदम से निम्न, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो स्किल्ड चीजें होती हैं वहां तक पहुंच नहीं हो पाएगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पोषण तथा संतुलित आहार, तो इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं तीसरे आपका जो बाल श्रम के ऊपर दिखाई पड़ जाएगा कि जब व्यक्ति के पास इतनी परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं होगी, गरीबी होगा, आर्थिक अभाव होगा, तो ऐसी स्थिति में वो अपने बच्चों को क्या करेगा? संतुलित भोजन नहीं दे पाएगा, शिक्षा नहीं दे पाएगा, आवास नहीं दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे क्या करेंगे? कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं पे निर्भर होंगे, या फिर जो परिवार होगा वो भी बोलेगा कि आप निर्भर हो जाओ किस पे? अपने आप पे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं काम मिला, कहीं ढाबे पे काम कर रहा है, कहीं चाय की दुकान पे काम कर रहा है, कहीं फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, पटाखे बनाने की फैक्ट्रियों में, चूड़ी बनाने की फैक्ट्रियों में, छोटे छोटे जो घरेलू उद्योग है उनके अंतर्गत काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होगी? कहीं ना कहीं गरीबी का प्रभाव बाल श्रम के रूप में दिखाई पड़ेगा। ठीक, बाल श्रम के रूप में दिखाई पड़ेगा। इसको लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखिए बेरोजगारी। बेरोजगारी दर में वृद्धि। कोशिश करिए लिखने की, जो नहीं लिख पाएंगे वो पूछ लीजिएगा हमसे। बेरोजगारी दर में वृद्धि। ठीक, गरीबी का प्रभाव जो होगा समाज में वो बेरोजगारी दर में वृद्धि के रूप में भी देखा जाएगा। कैसे? गरीब होगा
तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव ऐसा होगा कि स्किल नहीं होगा, उसको साक्षरता नहीं, यानी स्किल्ड एजुकेशन नहीं मिलेगा, या फिर उस पहुंच तक, यानी जो व्यवस्था है वहां तक उसकी पहुंच क्या होगी, नहीं होगी। और जब नहीं होगी वहां तक, तो ऐसे में क्या होगा, बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी। या फिर जो संसाधन है गरीबी के कारण, क्या गरीबी का मतलब क्या है, वहां आर्थिक संसाधन नहीं है, आर्थिक संसाधन नहीं है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेरोजगारी दर में वृद्धि, क्योंकि चाह करके भी वो अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकता। ठीक है, बेरोजगारी वहां पे क्या होगी, जनरेट होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक अंतराल में वृद्धि, सामाजिक अंतराल में वृद्धि। सामाजिक अंतराल में वृद्धि का मतलब क्या है, सामाजिक अंतराल यानी समाज में जो लोग हैं उनके बीच गैपिंग। ठीक, वो गैपिंग किस रूप में, कि अमीर अमीर होता चला जाएगा और गरीब गरीब होता चला जाएगा। ठीक है, कैसे, इसमें आप देखिए एक थियरी है मार्क्स की, मार्क्स की एक थियरी है श्रम विभाजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर दुर्खिम का भी है और एक मार्क्स का, लेकिन दुर्खिम का क्या है, सोशल है, और मार्क्स का क्या है, आर्थिक निर्धारणवादी है। ठीक है, और आर्थिक निर्धारणवादी क्या है, आर्थिक कमी ही क्या करती है, गरीबी को दिखाती है। तो इसमें स्थिति क्या होगी कि जो गरीब है, चूंकि गरीब होने की वजह से जो समाज के संसाधन हैं वहां तक उनकी पहुंच नहीं हो पाएगी, वो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आवास हो, चाहे कोई भी सामाजिक या फिर प्राकृतिक पूंजी हो, कुछ भी है, अगर वो गरीब है तो सक्षम नहीं होता है कि इन संसाधनों पर उसकी पहुंच सुनिश्चित हो पाए। और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग कि जो अमीर है, और अमीर होने की वजह से वो पूंजी है उसके पास, और पूंजी होने की वजह से समाज के सारे संसाधनों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, न्यायिक व्यवस्था, संस्कृति, चाहे जो भी आप ले लें, है ना, राजनीति ले लें, सब कुछ जितना भी समाज में संस्थाएं हैं, सारी संस्थाओं पर उस वर्ग का पहुंच स्थापित हो जाता है। तो जब उसका पहुंच स्थापित हो जाता है तो वो सारी संस्थाओं को अपने नियंत्रण में ले लेता है, और नियंत्रण में ले लिया तो ऐसे में क्या होगा, वो वर्ग जब नियंत्रण में लेगा तो उसकी पहुंच और आगे होती चली जाती है, और दूसरा वर्ग क्या होगा, जब पहुंच नहीं हो पाएगा तो वो उसी अवस्था में बना रह जाएगा, यानी जो गरीबी का दुष्चक्र है उसी में घूमता रह जाएगा, और दूसरा वर्ग क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर गरीबी नहीं हो तो इसमें वर्ग अंतराल क्या होगा, अपने आप, यानी संसाधनों पर, पूंजी पर, समाज की जितनी संस्थाएं हैं सब पे सबका समान जब अधिकार होगा, समान पहुंच होगी, तो अंतराल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए, इसको लिखवा देता हूं मैं, लिख लीजिए, लिखिए, चूंकि चूंकि गरीबी के कारण, या ऐसे लिख लीजिए, एक मिनट उसको काट दीजिए, थोड़ा और स्टार्ट में कर लीजिए आप, ऐसे लिखिए, सामान्य रूप से, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो वर्गों को, दो वर्गों को पहचाना जाता है, पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा। पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा। सर्वहारा में सब आ जाएंगे, जिसमें मजदूर, श्रमिक जो भी हैं, ठीक है, सब इसमें आ जाते हैं। चूंकि, अब यहां से लिखिए, चूंकि पूंजीपति वर्ग के पास चूंकि पूंजीपति वर्ग के पास पूंजी की अधिकता के कारण, पूंजी की अधिकता के कारण समाज के विभिन्न, समाज के विभिन्न संसाधनों
संस्थाओं, संसाधनों, कॉमा संस्थाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, न्याय या न्यायिक, राजनीति, धर्म आदि पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और वह अमीर होते हुए भी और अधिक अमीर होता जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जबकि सर्वहारा वर्ग आर्थिक संसाधनों से वंचित होने के कारण, जबकि सर्वहारा वर्ग आर्थिक संसाधनों से वंचित होने के कारण अन्य संसाधनों तथा संस्थाओं पर अधिकार स्थापित करने में असफल हो जाता है। और इस प्रकार गरीबी के दुष्चक्र में फंसा रहता है, बंधा रहता है, फंसा रहता है, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। अर्थात गरीबी के कारण सामाजिक अंतराल बढ़ते जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सामाजिक अपराध में वृद्धि। सामाजिक अपराध में वृद्धि। सामाजिक अपराध में वृद्धि। अब देखिए, कहीं ना कहीं जो सारी चीजें, गरीबी के कारण क्या करेगा आदमी? आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। और व्यक्ति, मान लीजिए सारे लोग ऐसा नहीं अपराध करेंगे, वो सही रास्ता ढूंढने का कोशिश भी करता है। ठीक है, जो गरीबी में होते हैं, इसका मतलब नहीं कि गरीब ही अपराध के लिए जिम्मेदार है। ठीक, लेकिन वो क्या करता है, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन चूंकि इतनी जनसंख्या है गरीबी की, तो ऐसे में रास्ता ढूंढने की कोशिश जब लोग करते हैं, तो उसमें सबको सही रास्ता नहीं मिलता। और जिसको सही रास्ता या फिर अपनी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपराध की तरफ मुड़ जाता है। वो अपराध कई तरीके से हो सकते हैं। वो हत्या हो सकता है, वो अपहरण हो सकता है, वो बलात्कार हो सकता है, वो छिनौती हो सकता है, वो डकैती हो सकता है, वो फिरौती हो सकता है, वो राजनैतिक अपराध हो सकता है, वो धार्मिक अपराध हो सकता है। यानी किसी भी अपराध के अंतर्गत वो मुड़ जाता है। ठीक,
कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझ के अब क्या करेंगे यहाँ पे, है ना। कार्ल मार्क्स की थ्योरी यहाँ बताएंगे आपको, क्या करेंगे उसको समझ के आप पूछ लीजिएगा, हमको कॉल अलग से फोन करके पूछ लीजिएगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। इसको लिख लेंगे या लिखाऊं? ये तो लिख लेंगे आप लोग, है ना, अपराध में कैसे वृद्धि होता है। ठीक। आंकड़े मैंने बता दिए थे आप लोगों को कि कहां से आंकड़े आपको जुटाना है, कैसे लिखना है, ठीक है। अरे इसमें आप लिखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखिए, अगर नहीं होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं कैसे लिखना है। आप सीधे सीधे कोरिलेट करिए ना, कि कैसे सामाजिक अपराध क्यों जन्म लेंगे, कैसे सामाजिक अपराध बढ़ेंगे। जब गरीबी के कारण सामाजिक अपराध बढ़ने की बात की जा रही है, और सामाजिक अपराध मैंने बताया कि चूंकि अभाव होगा, अभाव किस रूप में, चूंकि गरीबी आर्थिक अवधारणा है तो अर्थव्यवस्था का अभाव होगा, अर्थव्यवस्था नहीं है तो उसकी इच्छाएं, और इच्छाओं के रूप में क्या, कुछ बेसिक नीड्स होते हैं और कुछ अन्य इच्छाएं हैं। जब वो पूरी नहीं होंगी तो उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, कहीं ना कहीं एक रास्ता ढूंढने का प्रयास करेगा। और जब रास्ता ढूंढेगा तो रास्ता अगर नहीं मिल रहा है तो उसको एक आसान रास्ता दिखता क्या है, अपराध। तब वो किसी को की छिनौती, यानी कहीं जा रहा है तो चेन स्नैकिंग करेगा, ठीक, कहीं डकैती करेगा, किसी का अपहरण करेगा, किसी की हत्या लूट, यही सब तो करेगा। तो इससे क्या होगा, और उसी में अपराध ये भी है कि महिलाओं के साथ भी जो अपराध बढ़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं गरीबी को लेकर के होता है, ठीक, उसके लिए गरीबी कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार होता है। तो सारी चीजें इसमें आप देख सकते हैं, कोरिलेट करना इसमें बहुत बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे, जो जो लिखाने लायक है, जैसे मैंने आप सामाजिक अंतराल, वो थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है तो उसको मैंने आपको बता दिया, लिखवा दिया। और इधर क्या है, इसमें सामाजिक, मैंने आप याद करिए शहरीकरण में भी बताया था, सामाजिक अपराध में वृद्धि, शहरीकरण में मैंने बताया था शहरीकरण का जो परिणाम है, ठीक है, उसके अंतर्गत मैंने बताया था। तो वही चीज यहां पे है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट है। हम्म, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, जो क्वेश्चन आता है वो यही दो जगह से आता है इसमें, एक प्रभाव से और दूसरा कारण, ठीक है, या फिर खत्म करने के लिए जो प्रावधान है वो क्या हो सकते हैं, यहां से पूछ सकता है। तो कुछ उपाय पूछ लेगा कि क्या हो सकते हैं, या फिर क्या सरकार द्वारा नीतियां कौन सी बनाई गई हैं या चलाई गई हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। लिख लीजिए, गरीबी उन्मूलन के उपाय, गरीबी उन्मूलन के उपाय, इकोनॉमी में पढ़े हैं आप लोग, गरीबी से संबंधित जो उन्मूलन के उपाय हैं, जैसे योजनाएं जो हैं भारत सरकार की, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक, ठीक है, अच्छी बात है। एक तरफ से लिखते जाइए, मैं बता रहा हूं कुछ आपको, बस इसको याद रखना है। लिखिए, पहला, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, ये सरकारी प्रयास जो किए गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़े हैं थोड़ा सा, यहां पे आप लिख लीजिए, कुछ लोग हो सकता है ना पढ़े हों अभी, ठीक, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई उसके अंतर्गत गरीबी को खत्म करने के लिए जो प्रयास किए गए वो सारी इसमें शामिल हो जाएंगे, यानी शुरू से लेकर के और लास्ट तक, ठीक। नेक्स्ट, एकीकृत, एकीकृत ग्राम विकास, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, विलेज या रूरल कह सकते हैं, आईआरडीपी जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट, समन्वित समन्वित
ग्रामीण विकास कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, ट्राइसेम। ट्राइसेम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बहुत सारी योजनाएं हैं, दो चार आपको याद रहना चाहिए जो शुरू के हैं, और बाकी जो वर्तमान में मेन आपको जो अभी चल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। नेक्स्ट, 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम। नेक्स्ट, मनरेगा। नेक्स्ट, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नेक्स्ट, डीबीटी वाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट, इनैम। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इनैम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन। ठीक, ये कुछ है, बाकी और भी इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी याद रहे सब जोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, जो भी है आपके दिमाग में और भी गरीबी से संबंधित आप जोड़ सकते हैं। इतने के लिए आप क्या है, कोई बाध्य नहीं है, इससे ज्यादा जो आपको पता है वो सारी जोड़ सकते हैं। ठीक, लास्ट में था राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन, ठीक, ये था गरीबी। ठीक, अब इससे संबंधित जो भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा वो पर्सनली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का जनसंख्या। हेडिंग डालिए जनसंख्या। अच्छा, समाधान क्या हो सकता है इसमें गरीबी का? तो देखिए, गरीबी इनैम जो है ये उसमें आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में आप लोगों को सर बताए होंगे, अगर कृषि अभी हुआ या नहीं आप लोगों का। अगर कृषि हुआ होगा तो इनैम उसमें चर्चा किए होंगे सर। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट होता है जिसमें
किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक, ऑनलाइन एक मार्केट है, वहां से बैठे बैठे वो अपने उत्पाद को बेच सकते हैं या कहीं से खरीद भी सकते हैं, जो भी चीजें है। ठीक, ठीक है। अब जैसे समाधान अगर इसमें देखा जाए, और समाधान का मतलब क्या, जो आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो अभी तक जो था, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकार द्वारा चलाई गई, समाधान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या समाधान हो सकता है, तो आप अपना विचार दे सकते हैं। अब देखिए, विचार में जब आप करेंगे गरीबी के लिए, तो शायद कोई ऐसा विचार हो जो अभी तक लागू ना हुआ हो, जिसपे कोई ना कोई नीति ना बनाई गई हो, जिसपे कोई ना कोई योजना काम ना कर रही हो। अगर सबसे ज्यादा कोई योजना चली है अब तक भारत में, तो हम लोग कह सकते हैं गरीबी उन्मूलन के लिए ही चली है, जिसमें गरीबी तो नहीं गई लेकिन अमीरी कुछ लोगों के पास जरूर आ गई, है ना। तो गरीबी के लिए सबसे ज्यादा प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो जो भी चीज है, आप इसमें सबसे बड़ा जो समाधान हो सकता है आपके पास, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों को ध्यान दिया जाए जिससे देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। समृद्धि नहीं, आर्थिक विकास। ठीक, समृद्धि होगी तो जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास हो, आर्थिक विकास होगा तो समृद्धि दिखाई पड़ सकती है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में समृद्धि और विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि और विकास दोनों। तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम किया जाए, वो जिस भी रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो। ठीक, और दूसरा क्या है कि जनसंख्या वृद्धि को कहीं ना कहीं रोका जाए। ठीक है, सबसे बड़ा ये उपाय हो सकता है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जाए और जनसंख्या वृद्धि को कम किया जाए। ठीक, ये सबसे बड़ा उपाय हो सकता है, क्योंकि इतनी जनसंख्या है और इतने इतने 17.5% पे, सॉरी 2.4% पे 17.5% आबादी रह रही है। ठीक है, और लगातार जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, तो संसाधन तो हमारे पास वही है। ऐसे में गरीबी होना क्या है, स्वाभाविक है। तो जनसंख्या को कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की जरूरत है और देश में आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है, आर्थिक विकास को या विकास दर को बढ़ाने की आवश्यकता। ये सबसे बड़ा दो कारक। इसके अलावा बहुत सारे कारक, आप बेरोजगारी को खत्म किया जाए, ठीक है, शिक्षा दिया जाए, तो ये सब चीजें अब चलती रहेंगी। ऐसे ही लोग बोलते रहे शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, तो शिक्षा पहुंचा करके थोड़ी ना, हाँ एक माध्यम हो सकता है जिससे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर लास्ट में वो कहाँ जुड़ेगा, शिक्षा बढ़ाया जाए। शिक्षा जब बढ़ेगा तो व्यक्ति अवेयर होगा, अवेयर होगा तो स्किल काम करेगा, स्किल काम करेगा तो गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके लिए क्या होगा, आर्थिक विकास को गतिविधि, यानी आर्थिक विकास जो है उसकी गतिविधि को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तो कहीं ना कहीं आप जब कहीं से शुरू करेंगे, लास्ट में वहीं पहुंचना है। ठीक, तो दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। दूसरा, आर्थिक विकास की वृद्धि दर को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इसी में सारा निहित, बाकी जो सरकारी योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से सब बोलेंगे। ठीक है, सबके पास ही चीजें हैं, कुछ अलग से इसमें नहीं करना है। गरीबी के लिए कोई अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं, लगभग सारी चीजों पर कोई ना कोई योजना काम जरूर कर रही है। ठीक, लिखिए नेक्स्ट, जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या देखिए एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यहां भी पढ़ना है, जनसंख्या को ज्योग्राफी में भी पढ़ना है, जनसंख्या को थोड़ा बहुत इकोनॉमी में पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको जनसंख्या अलग से भी पढ़ना है, स्पेशली आपको जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, सेंसस को आपको अलग से भी तैयार करना है। तो यानी इसका जो पार्ट है वो कई जगह पे, आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं जनसंख्या को, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, और यहां भी आपका जनसंख्या दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको जनसंख्या क्या करना है, पढ़ना। एक आप लोग एक बुक ले लीजिएगा जनसंख्या से रिलेटेड। ठीक है, एक आता है ओझा का, वाड़ी प्रकाशन का आता है, वाड़ी का। देखिए कोई मस्ट बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन जिसको जैसे बुक पूछते हैं, चूंकि
बुक आपके पास, इसमें दो बुक होती है, एक होता है पतला, एक मोटा होता है। ठीक, पतला वाला लीजिएगा, जो भी लेंगे पतला वाला लीजिएगा, 20-25 रुपए की आती है, 30 जो भी आए तो वो लीजिएगा। उसमें लगभग सारे डेटा जो है 2011 के सेंसस के हैं। ठीक है, और 21 में भी नई जनगणना होगी तो फिर नए डेटा आ जाएंगे। तो आपको एक आधार यानी बेस बनाने के लिए, हाँ, बॉडी पब्लिकेशन की होती है जनसंख्या एवं नगरीकरण। नेक्स्ट ईयर जनसंख्या जब सेंसस आ जाएगा उसके बाद मत लीजिए, अभी ले लीजिए। ठीक है, इतना लंबा मत सोचिए, क्योंकि कंपैरिजन होता है, आपको नए डेटा तो तैयार करने हैं, लेकिन पिछले में क्या अंतर आया। जैसे मान लीजिए 10 की वृद्धि दर पूछ लिया, तो 10 की वृद्धि दर क्या है, कैसे पता चले, तो पिछला आपको पता चल रहेगा, या नगरीकरण में वृद्धि यानी नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई तो कैसे पता चले। जब तक आपको पिछला डेटा नहीं पता होगा तब तक आप अगला डेटा कैसे तैयार करेंगे। तो एक दोनों मिला करके कोरिलेट करके, और लिखने का जो आंसर लिखने की जो शैली होती है यहीं से डेवलप होती है। तो आप क्या करिए, कुछ मत करिए, हम कह रहे चलिए डेटा मत तैयार करिए, आप वर्ड जो है वोकैब्स जो है वो तो तैयार कर सकते हैं। ठीक, किस उसमें बहुत सारे वोकैब्स आपको मिलेंगे, स्पेशली सारे सब्जेक्ट के एक वोकैब्स, एक उसका शब्दकोश होता है। ठीक है, जैसे साक्षरता दर, प्रजनन काल, प्रजनन दर, ठीक है, लिंगानुपात, ठीक है, बाल लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, ठीक, बहुत सारे उसमें वर्ड होते हैं। तो वर्ड क्या करेंगे आप तैयार कर सकते हैं, वो तो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप, और ज्यादा महंगी भी नहीं है। ठीक है, वो भी मैं पहले बोला ऑप्शनल है आपका, जिसको भी लेना है ले सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक ले, तो ये सबसे बेस्ट बुक है जिसमें सारी चीजें आपको मिल जाती है। बाकी इसके अलावा नेट भी है आपके पास। ठीक है, नेट से आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बस आपको पढ़ना है, चाहे जहां से पढ़े, जो भी रिसोर्स आपको अच्छा लगे वहां से पढ़ सकते हैं। जनगणना और जनसंख्या और जनसांख्यिकी। ठीक है, कई शब्द हम लोग सुनते हैं, एक जनगणना सुनते हैं, एक जनसंख्या सुनते हैं, और एक जनसांख्यिकी सुनते हैं। जनसांख्यिकी जो होता है वो मूल शब्द होता है। ठीक है, ये लैटिन शब्द होता है, लैटिन का डेमोस। ठीक है, एक शब्द है डेमोस। एक शब्द होता है डेमोस, ये लैटिन शब्द है। ठीक, लैटिन शब्द का डेमोस, जिसका अर्थ होता है लोग, जिसका अर्थ होता है लोग। ठीक, और यही क्या करता है, जनसांख्यिकी को बताता है। और जनसंख्या जो होती है, जनसंख्या होती है पॉपुलेशन। जनसंख्या क्या होती है, पॉपुलेशन। ठीक, ठीक, ये अंग्रेजी शब्द है पॉपुलेशन, जिसका मतलब होता है जनसंख्या। तब ऐसे में जनसंख्या और जनसांख्यिकी दोनों में अंतर क्या है। हम लोग सुनते हैं जनसांख्यिकी और जनसंख्या। ठीक, दो शब्द हम लोग सुनते हैं, जनसंख्या और जनसांख्यिकी, दोनों में अंतर क्या है। जब हम लोग इसको जान लेते हैं तो आगे हम लोग को सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जनसांख्यिकी जिसका मतलब होता है लोग। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है, लोग। लोग का मतलब यहां मानव की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा है, मानव की। और जनसंख्या जो होती है इसमें सब शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब कुछ शामिल हो जाता है। वो गरीबी भी इसमें शामिल हो जाएगी, इसमें बेरोजगारी भी शामिल हो जाएगी, इसमें वर्ग, जातीय, धार्मिक, सब लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक, जनसंख्या का मतलब कई तरह से मल्टी डायमेंशन इसमें होते हैं। सब चीजों को हम जिसमें काउंट कर लें, पॉपुलेशन किसकी क्या है, वो सब जनसंख्या में आ जाता है। और उसमें हम किसकी जनसंख्या सुनिश्चित कर रहे हैं, अगर मानव की कर रहे हैं तो जनसांख्यिकी कहलाती है। ठीक,
समझ में आया? यानी जब मानव की जनगणना होती है तो जनसांख्यिकी कहलाती है, और मानव के साथ साथ अन्य जनगणनाएं अगर होती हैं तो क्या कहलाता है? जनसंख्या। ठीक, सामान्य शब्द में हम लोग क्या करते हैं? जनसंख्या का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि मानव के साथ ही सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो इसलिए सामान्य व्यवस्था में या सामान्य भाषा में, सामान्य बोलचाल में हम लोग जनसंख्या का ही प्रयोग करते रहते हैं। ठीक, लेकिन माइन्यूट अंतर जो होता है वो ये होता है कि ये केवल मानव के लिए होता है, लोग, और ये सब कुछ शामिल कर लेता है अपने अंदर। ठीक, जनगणना का अगर स्वरूप देखा जाए तो भारत में कब से रहा? भारत में अगर हम लोग देखें तो फिर आईने अकबरी में भी मिल जाता है। ठीक, आईने अकबरी में भी मिल जाता है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना की बात की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जनगणना की चर्चाएं हुई है। हाँ, सब कुछ मतलब इसमें जानवर भी शामिल हो जाएंगे, और किस रूप में किया जा रहा है, लोग में बच्चे अलग हैं, महिलाएं अलग हैं, सबका है, तो ये क्या है? जनसंख्या। ठीक, हाँ, मौर्य काल में भी किया गया है, लेकिन आधुनिक जनगणना जो है, जो आधुनिक जनगणना हुई भारत में, वो कब हुई? मेयो के शासनकाल में। ठीक, ये सब तो आपको जानना है, हिस्ट्री, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहां से कोई क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने पूछा भी नहीं है, और ना आगे पूछने की कोई संभावना है कि जनगणना कब शुरू हुई, कहां से प्रारंभ हुई, कहां थी या नहीं थी। ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको आप नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि कहां पहले शुरू होता है, कि और वहां से कहां से प्रभाव इजराइल से भारत में आया, या फिर मूसा से लिया गया, मूसा के सर्वे से लिया गया, कहां से आया, ये सब चीजें आपको नॉर्मल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको बहुत जानने की जरूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं, अपने जानकारी के लिए रख सकते हैं। मेन चीजें कहां है जहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। ठीक है, यूपीएससी कहां किस जनगणना के कौन से टॉपिक पे ज्यादा महत्व दे रहा है। 1951 क्या है? 1951 में। ठीक, तो अब सबसे पहले, नहीं 1871 में हुआ था, सबसे 1872 में सबसे पहले आधुनिक जनगणना भारत में होती है, 1951 में नहीं। ठीक है, आधुनिक, हाँ, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होता है, लेकिन लोग करते क्या हैं कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको नहीं बताते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर पता है तो उसी को भर देते हैं। 150 शब्द में पूछ लिया क्वेश्चन, 200 शब्द में पूछ लिया, अब क्या करेंगे? हिस्ट्री पता है तो 100 शब्द में पहले हिस्ट्री डाल देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है, और पता है तो सब लिखेंगे, और उसके बाद बाहर निकलेंगे, बहुत अच्छा पेपर हो गया है, हम तो सब लिख के आए हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है पूछा क्या। तो जब 100 शब्द में आप वही निकाल दिए हिस्टोरिकल, जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस वो होता क्या है कि आपको रिलेट करना है तो कहीं जोड़ सकते हैं, 2-4 शब्द उसमें से उठा करके जोड़ सकते हैं, अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं। एस्से में आप यूज कर सकते हैं, अगर कहीं एस्से में ऐसी कोई चीजें हैं तो वहां यूज कर सकते हैं, बट आपको जानना तो जरूरी है। ठीक, लेकिन चूंकि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है उस पोर्शन को आपको ज्यादा मजबूत करना होता है, वहां उस पोर्शन को आपको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, भारत का जो बैकग्राउंड है, ठीक, कहां से शुरू होता है? 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आधुनिक जनगणना प्रारंभ होती है, जो कह सकते हैं कि सतत नहीं था, यानी कंटिन्यू जो जनगणना होती है वो नहीं था। 1881 में पुनः जनगणना होती है, और 81 के बाद 10 साल के अंतराल पर लगातार भारत में जनगणनाएं देखी जाती। ठीक, वही 10 साल, 81, 91, उसके बाद 1901, फिर 1911, 21, यानी 10 साल के अंतर पे, और 2011 का लेटेस्ट जो जनगणना है भारत में वो देखा जा रहा है। 21 चूंकि आने वाला है तो 21 की जनगणना अब आ जाएगी। अभी तक जो जनगणनाएं हुई हैं वो 2011 तक की दिखाई पड़ती हैं। आधुनिक काल में जो जनगणना है यही है। इसके पहले हम मौर्य काल में भी देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखते हैं, आईने अकबरी में भी देखते हैं। ठीक है, इन सारी जगहों पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जनगणनाएं दिखाई पड़ जाती हैं।
और लगातार जब जनगणना शुरू हुई 1872 में, तो मानव जनगणना, उसके साथ साथ फिर बढ़ाया जाने लगा। तो कहीं भाषाओं की जनगणना प्रारंभ हो गई, तो कहीं पे जानवरों की जनगणना प्रारंभ हो गई, तो कहीं धार्मिक हुआ, तो कहीं जातीय जनगणना, यानी समय के साथ इसको जनगणना में शामिल किया जाने लगा। और आज स्वरूप देखा जाता है कि हम लोग जब जनगणना पढ़ते हैं तो उसमें टॉप 5 के क्या, कैसे, कौन से शहर है, कौन से प्रदेश है, इस टाइप से बहुत सारी जनगणनाएं दिखाई पड़ती हैं। और जातीय आधार पर उसमें दिखाई पड़ते हैं, धार्मिक आधार पर दिखाई पड़ते हैं, शैक्षिक आधार पर दिखाई पड़ते हैं, समृद्धि के आधार पर दिखाई पड़ते हैं, यानी बहुत सारे क्रम उसमें दिखाई पड़ते हैं। 1872 से ये प्रक्रिया लगातार चलती चली आ रही है और वर्तमान में 2011 तक हम लोग पहुंचे हैं। जनगणना को अगर देखा जाए तो ये स्वरूप रहा है। जनगणना के हिसाब से ही हमको पता चलता है कि भारत की जो आबादी है वो 17.5% किसकी है? पूरे विश्व की आबादी का, यानी पूरा जो विश्व है उस आबादी का 17.5% किसकी आबादी है? भारत की। लेकिन जो क्षेत्रफल है भारत का वो कितना है? 2.4%। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि को दिखाता है। इसके साथ साथ दशकीय जनसंख्या वृद्धि जब हम लोग देखते हैं तो विशेष रूप से अगर देखा जाए, देश आजाद जब होता है उस समय से, देश आजाद होता है तो उस समय हमारी जो जनगणना हुई उसमें 33 करोड़ के आसपास आबादी थी। 51 की जनगणना में 35 हो गई, ठीक। और 51 की जनगणना के बाद अगर देखें तो सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1971 की जनगणना में देखा गया, जो 24.8% की थी। यानी अभी तक की सबसे अधिक जनगणना जो जनगणना में दशकीय जनसंख्या वृद्धि रही है वो रही है 1971 की। और वहीं एक शब्द बोला जाता है महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष, वो 1921 की जनगणना कि जहां जनसंख्या क्या थी? माइनस में चली गई थी। जनसंख्या क्या थी? माइनस 0.31, ठीक है, चली गई थी। तो यानी महान, ऐसे शब्द आपको मिलते हैं टर्मिनोलॉजी इसमें, महान विभाजक वर्ष, जनसंख्या विस्फोट का समय, ठीक है, देश की आजादी के समय कितना क्या था, नई शताब्दी 21वीं शताब्दी में पहुंचने के बाद क्या स्थिति। तो ये सारी चीजें डेटा आपको क्या करना होगा? रटना होगा। ये सारी चीजें क्या करना होगा? आपको रटने हैं। इसमें कहीं से कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कि कोई बता देगा, कोई लिखा दे, कुछ नहीं। कोई भी बताएगा, कोई भी लिखाएगा, लेकिन रटना पड़ेगा आपको, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। वो डेटा क्या करना है? आपको अपने दिमाग में फीड करना है। कुछ चीजों को आपको रटना ही रटना है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आंसर को अगर आपको लिखना है बढ़िया तो रटना पड़ेगा, उसको आप स्वयं रटेंगे, कोई रटाएगा नहीं आपको, ठीक है। उसको आपको बार बार अपने दिमाग में रिवाइज करना है, क्लिक करना है उस पर, और तब ये सारी चीजें आपको याद होंगी, तैयार हो जाएंगी, ठीक है। बहुत कठिन भी नहीं है। शब्द जब आप समझ जाएंगे तो शब्दों के साथ साथ आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो ये तो इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर जनगणना जो है वो होती क्यों है, इस पर अगर प्रश्न किया जाए कि जनगणना क्यों किया जाता है, आखिर क्या जरूरत है जनगणना करने की। बहुत सारा पूंजी लगता है इसमें, 10 साल पे काउंट भी किया जाता है, बहुत सारे लोग इसमें काम भी करते हैं, एक अलग से विभाग भी है जनगणना, एक आयोग भी है, जनसंख्या आयोग भी है, ठीक है। इसके लिए वित्त का भी प्रावधान किया गया है। तो सब कुछ आखिर ये करने की जरूरत क्या है? तो किसी भी देश के लिए जनगणना का क्या महत्व है ना? जनगणना का महत्व आखिर है क्या, क्यों जरूरत है इसकी? तो जब आप जनगणना को देखते हैं तो बिना जनगणना के कोई भी सिस्टम बहुत ही बेहतर तरीके से नहीं चला जा सकता, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, किसी भी आधार पर अगर हम लोग देखें, अगर जनगणना नहीं है जिस देश में जनगणना नहीं है, या तो फिर उनकी जनसंख्या बहुत लिमिटेड है, और या फिर वो बहुत पीछे है। और जो भी देश आगे हैं, वो चाहे विकसित हो या विकासशील देश हो, सब में जनगणना दिखाई पड़ती है। इसलिए
क्योंकि समाज का जो स्वरूप है वो किस रूप में है, विभाजन किस स्तर तक है, कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से इसमें कहां कहां तक पहुंचे हुए हैं, किसके पास किस चीज का अभाव है तो किसके पास किस चीज का व्यापक प्रभाव है। यानी सब कुछ क्या, चाहे जो भी समाज की, चाहे जो भी समाज की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब डिपेंड करते हैं किस पे, जनगणना पे। ठीक, और जनगणना में ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है तो सारे कार्यक्रम बनाने में, सारे ठीक कैसे डेवलप हो रहा है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब सारी चीजें क्या है, जनगणना पे ही डिपेंड होती है। ठीक, देखिए जो चाइना, आप चाइना का कंपैरिजन जो भारत के साथ कर रहे हैं, इसमें चाइना किसी भी देश से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी, अगर कर भी रहे हैं तो एक चीज आप ये समझ लीजिए कि वहां पर मोनार्की सिस्टम है। ठीक है, मोनार्की सिस्टम है और भारत में लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतंत्र और मोनार्की में बहुत अंतर होता है। रेगुलर सेंसस कराने या ना कराने का जो मतलब है वो वहां पर आप जो भी, जैसे यहाँ पर प्रेस की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभी एक मैटर भी चल रहा है फ्रांस का, देख रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ही चल रहा है। ठीक है, तो किसी देश की क्या व्यवस्था है, वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब कुछ भी बोला जा सकता है, और यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी हमको कुछ दायरे में रहना है। ठीक, कि धार्मिक आधार पे हम किसी को बोल नहीं सकते, फिर भी वहां क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो लोग उसका प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दायरे भी निर्धारित कर दिए गए। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। तो किसी देश का जो, देश की जो व्यवस्था है और हमारे देश की जो व्यवस्था, पहले हम उस व्यवस्था में जो केंद्र की व्यवस्था है वो क्या है उसको देख लेते हैं। जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना क्या है, मोनार्की सिस्टम है। मोनार्की में पोलित ब्यूरो है, वही सरकार का को डिसाइड करती है। उसने बोला, शी जिनपिंग बोला कि आजीवन राष्ट्रपति रहेगा, ठीक हो गया, आजीवन राष्ट्रपति। भारत में बोल दें मोदी कि हम आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे तो हो पाएगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो दोनों में अंतर बहुत ज्यादा, यही सबसे मेन डिफरेंस ये है। इसकी वजह से वो जो चाहते हैं वहां प्रेस में आप देखिए, जो सरकार चाहेगी वही चीज आएगा, सारे प्रेस लेकर के सबको माइक और ये चिल्लाते नहीं है, बैठ के गला नहीं फाड़ते टीवी पे। भारत में क्या है, ऑथेंटिक न्यूज जो होगा, जो सरकार देगी वही प्रेस में आएगा, वही हमारे पास पब्लिश होकर के आता है। यहाँ क्या है, सब अपने मन से, उधर हुआ भी नहीं है या हुआ है इसका कोई मूल्यांकन नहीं, फिर भी क्या करते हैं वो पेपर में आ जाता है। तो दोनों देशों में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक, तो चूंकि सारी व्यवस्थाएं किस पे डिपेंड होती हैं, जनसंख्या पर। और जनसंख्या क्या है, जनगणना से ही पता चलता है, इसलिए जनगणना का महत्व दिखाई पड़ता है। वो चाहे आर्थिक योजनाओं को बनाना हो, जिसमें गरीबी के लिए योजनाएं बनाना है, जिसमें बेरोजगारी के लिए बनाना है, जिसमें भुखमरी के लिए बनाना है, जिसमें आवास को आवंटित करना है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक का विकास करना है, जिसमें पिछड़े वर्गों का विकास करना है। तो सारी चीजें कहां से निर्धारित होती है, आखिर कितने पिछड़े वर्ग हैं, आखिर अल्पसंख्यक कितने हैं, तो ये सारी चीजें निर्धारित कौन करता है, जनगणना। तब जनगणना जब निर्धारित करता है तो उसी हिसाब से केंद्र या राज्य सरकारें अपने मानक को तय करती हैं, अपने संसाधनों को देखती हैं, उसी अनुरूप योजनाओं का निर्धारण करती हैं, और समाज क्या होता है, सुचारू रूप से चलता है। राजनीतिक व्यवस्था में जो इस आर्थिक व्यवस्था को कंट्रोल में रखती है वो राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम कहें तो जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग बताता है कि अगर एमपी का चुनाव होगा तो कितने व्यक्तियों का वोटिंग उसमें होगा, और एक क्षेत्र निर्धारित हो जाता है कि इतने क्षेत्र के लोग इस फला क्षेत्र के अंतर्गत, इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत अपना वोट जो है उस अधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट के अधिकार का प्रयोग करेंगे। ये निर्धारित कैसे होता है, आखिर इतना क्षेत्र है तो उसमें लोग हैं, वोटिंग करेंगे, तो निर्धारित कैसे होता है, ये जनगणना के हिसाब से कि इस पूरे एरिया में इतने लोग हैं। ठीक, वो चाहे राजनीतिक आधार हो या फिर धार्मिक पहचान की बात हो, अस्तित्व की बात हो, या कल्चर की बात हो, तो भी निर्धारित कौन करता है, जनसंख्या या जनगणना के हिसाब से ही निर्धारित। यानी किसी भी व्यवस्था में अगर हम जाएं
तो लगभग सारी व्यवस्थाओं में जनगणना का महत्व दिखाई पड़ता है। उसके बिना शायद आगे कोई स्टेप उठाना बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं को बहुत आसानी से हल कर देता है। ठीक, इसके साथ साथ कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। ये सब तो आप लोग लिख लेंगे या समझ लेंगे, है ना। महत्व क्या है, कब शुरू हुआ, जो मैंने बुक बताया है उसमें है, आगे सारी हिस्ट्री दी हुई है। ठीक है, सारी हिस्ट्री उसमें दी हुई है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। कुछ सिद्धांत हैं, जनसंख्या के कुछ सिद्धांत हैं। सिद्धांत आप सुने होंगे कुछ लोग, उसमें आप लोगों में जो बहुत प्रचलित सिद्धांत रहा है जनसंख्या से संबंधित, वो है माल्थस का। ठीक है, माल्थसवाद जिसे बोलते हैं, नियो माल्थसवाद इसमें और शामिल हो जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत, और इसके साथ साथ मार्क्स की भी जनसंख्या थ्योरी है। ठीक है, उसका उनका भी अपना जनसंख्या के लिए सिद्धांत है, जो मार्क्सवादी विचार से देखा जाता है। तो सिद्धांत है क्या, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो जनसंख्या है, जनसंख्या तो बढ़ती भी है और कम भी होती है। कोई देश जनसंख्या लाभ में होता है तो कोई देश जनसंख्या ह्रास में होता है। कहीं जनसंख्या उत्पन्न करने पर, यानी बच्चे पैदा करने पर इनाम दिया जाता है, तो कहीं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जाती है, नीतियां बनाने का काम किया जाता है। तो इस विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहां ये चीजें आप देख सकते हैं, कहीं नियंत्रण है तो कहीं पर पुरस्कार दिया जाता है, सब चीजें। इस पे कुछ विचार देखे जाते हैं और कुछ विचारक इस पे अपना मत भी देते हैं कि अगर जनसंख्या ज्यादा हो रही है तो स्थिति क्या होगी, और जनसंख्या अगर कम हो रहे हैं तो स्थिति क्या होगी, और जनसंख्या कैसे बराबर हो, किस देश की जनसंख्या किस आधार पर बराबर होगी। तो कई लोगों ने अपना अपना विचार दिया। इसमें माल्थस जो थे वो सर्वप्रथम माने जाते हैं जो जनसंख्या पर अपना सिद्धांत देते हैं और सबसे ज्यादा लोगों के बीच या करीब या लोगों के बीच में फेमस होते हैं। ठीक है, माल्थस का सिद्धांत क्या है। माल्थस बोलते हैं कि दो चीजें होती हैं समाज में, एक जनसंख्या और दूसरा समाज में जो संसाधन होता है। ठीक, एक तो होती है जनसंख्या, ठीक, किसी भी समाज में उसकी जनसंख्या या जनसांख्यिकी, और दूसरा संसाधन जिस पर इसका नियंत्रण होता है। ठीक, ये बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि जो होती है, जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्यामितीय हिसाब से बढ़ती है। ज्यामितीय यानी गुणन खंड के हिसाब से बढ़ती है, 1 2 4, ठीक, 8 16 32 ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक, यानी ये जनसंख्या जो वृद्धि होती है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे बढ़ती जाती है, ज्यामितीय प्रतिफल के हिसाब से बढ़ती जाती है। ठीक, लेकिन जो संसाधन है, ठीक, इसमें प्रमुख रूप से अगर कहें तो खाद्यान्न जो होता है, ठीक, खाद्यान्न जो होता है जिसके जो इस जनसंख्या के लिए अनिवार्य होता है, इसकी वृद्धि क्या होती है, इसकी वृद्धि होती है अंकगणितीय हिसाब से, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें वृद्धि क्या होती है अंकगणितीय हिसाब से। ठीक, ये होता है ज्यामितीय वृद्धि होती है इसमें, और इसमें होता है अंकगणितीय वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि इसमें होता है। ठीक, यानी जनसंख्या जो होगी वो गुणनफल के हिसाब से बढ़ती जाएगी, 2 4 8 16 32 64 ऐसे बढ़ती चली जाती है,
और संसाधन जो है यानी खाद्यान्न की जो व्यवस्था है वो 1 2 3 4 5 6 इस रूप में बढ़ती है। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, एक समय खाद्यान्न कम हो जाएगा और जनसंख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तब मानव जीवन क्या होगा, कहीं ना कहीं मानव जीवन के अस्तित्व पर संकट नजर आएगा। तब अब ये कंट्रोल कैसे होगा, तो ये चीजें क्या है, ये 1921 से पहले के दशकों में इनका सिद्धांत लागू होता है। तो इस पे कंट्रोल की जो बात करते हैं, भौतिक संसाधन नहीं होता है, यहां पर क्या होगा, प्रकृति और इसके साथ साथ मानव स्वयं, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, नियंत्रण। यानी प्रकृति और मानव स्वयं से नियंत्रण स्थापित करते हैं। पहला नियंत्रण किसके माध्यम से होगा, प्रकृति के माध्यम से। और प्रकृति के रूप में किस आधार पे, प्रकृति कैसे नियंत्रण करती है जनसंख्या वृद्धि पर, प्राकृतिक आपदा के रूप में। ठीक, सूखा, बाढ़, अकाल, है ना कहीं लैंडस्लाइडिंग, बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें एक मास लेवल पे जनसंख्या क्या होगी, खत्म हो जाएगी, एक मास लेवल पे जनसंख्या समाप्त। और दूसरा मानव स्वयं, कि व्यक्ति स्वयं से नियंत्रण करे, इसके बारे में सोचे कि जितना संसाधन है उतना ही जनसंख्या होनी चाहिए। तो दो आधार इसमें माल्थसवाद में दिखाई पड़ता है कि प्रकृति और मानव के, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है पीटीयूटी में कभी सिद्धांत से, ठीक है, डायरेक्ट तो मेंस में कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन सबका क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीटीयूटी में बना देता है, ठीक है। तो प्रकृति और मानव स्वयं मिल करके जनसंख्या नियंत्रण पर अपना अस्तित्व बनाते हैं, ठीक है। और तब फिर समय क्या होता है, और इस प्रकार से मानते हैं कि हर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, हर 25 वर्ष में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जो नियंत्रण है उसमें कहीं से भौतिक संसाधनों की चर्चा नहीं है, भौतिक संसाधन की कहीं भी चर्चा नहीं है, ठीक। ये कौन सा सिद्धांत है, जिसको हम लोग कहते हैं माल्थसवाद। चूंकि माल्थस ने दिया था, तो माल्थस और उनकी विचारधारा, तो बात माल्थसवाद, जनसंख्या पर माल्थसवाद का सिद्धांत, ठीक, समझ में आया। दूसरा, अच्छा रिपीट कर दें एक बार। देखिए माल्थस ने क्या कहा, जो जनसंख्या है समाज में, जनसंख्या जो होती है उसमें जो वृद्धि होती है वो ज्यामितीय हिसाब से होती है। ज्यामितीय मतलब 2 4 8 16 32 इस प्रकार से बढ़ती जाती है, एक गुणनफल के हिसाब से, यानी कि उसमें वृद्धि होती है। जबकि संसाधन या खाद्यान्न जो है जिस पर मानव निर्भर है समाज में, उसमें जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय हिसाब से 1 2 3 4 इस हिसाब से। तो एक समय होगा कि दोनों के बीच गैपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, यहां अगर देखें तो गैपिंग क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक। तब ऐसे में कहीं ना कहीं मानव अस्तित्व पर एक संकट दिखाई पड़ेगा, और संकट दिखाई पड़ेगा तो या तो खाद्यान्न बढ़ाया जाए, और दूसरा या तो मानव जो वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि है, उसके बाद नियंत्रण किया जाए। तो खाद्यान्न बढ़ाने का चूंकि भौतिक कोई संसाधन है नहीं, तो मानव जनसंख्या नियंत्रित करने के का ही काम किया जाएगा। तो कैसे किया जाए, तो कैसे किया जाएगा, तो इस पे माल्थस बोलते हैं इसमें प्रकृति सहायता करती है। और प्रकृति सहायता कैसे करती है, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से, कहीं बाढ़ आएगा, सूखा आएगा, अकाल पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो जनसंख्या एक मास लेवल पे क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, और फिर क्या होगा, दोनों के बीच संतुलन स्थापित होगा। तो यानी यहां ये क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रकृति। और दूसरा क्या है,
मानव स्वयं इस पे विचार करे, ठीक, स्वयं से इस पे नियंत्रण करने का काम करे। तो इस सिद्धांत को बोला गया जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण पर माल्थसवाद, ठीक, या माल्थस के विचार, ठीक। नेक्स्ट जो है वो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। एडविन कैनिंग एक विचारक हैं, देखिए कहीं से इस पे भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है, यहां से कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि सिद्धांत जब पता होगा तो जैसे क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को, जनसंख्या गरीबी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, या गरीबी जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप इसमें से चीजों को उठा करके रख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कोई, सिद्धांत कभी पूछेगा नहीं डायरेक्ट, याद रखिएगा इसको। आपको अपनी बात कहनी है तो उसमें कैसे चीजों को पुट करते हैं, आपका सारा चीज कैसे एक जगह आकर के कोरिलेट होता है, तो वो चीजें आपको यहां से मिलती हैं। एडविन कैनिंग इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, विचारक हैं, या मुख्य प्रणेता हैं, जो भी आप कहिए, ठीक है। इन्होंने बताया कि इसमें इन्होंने बताया प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, राष्ट्र में जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय होती है, ठीक, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, जहां पर अधिक होगी, सबसे अधिक किसी भी देश में जनसंख्या अनुकूल तब होगी उस देश के, जिस देश की भी बात कर रहे हैं ये, किसी भी देश की जनसंख्या उस देश के अनुकूल तब होगी जब उस देश में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सर्वाधिक हो, किसी भी दर पे, ठीक। अब इसका मतलब सिंपली आप समझ लीजिए, एकदम सिंपल, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तो पढ़े ही होंगे आप लोग इकोनॉमी में, ठीक। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जिस देश में सर्वाधिक होगा, और वहां अनुकूलतम जनसंख्या की बात एडविन कैनिंग कर रहे हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि जो राष्ट्र का संसाधन है किसी भी राष्ट्र का, ठीक, उसकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है, और वहां की जो आबादी है, वहां की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या पर वो आय सबसे अधिक दर्शाता हो, ठीक। मान लीजिए 100 संसाधन किसी देश में है, ठीक, और 100 संसाधन पर 100 लोग भी हैं, ठीक, समझ में आया? किसी भी देश का संसाधन क्या है, 100 है, और वहां पर लोग कितने हैं, 100 हैं, तो सबके लिए क्या है, बराबर है, 100 पे 100, यानी इससे ज्यादा नहीं होगा, 100% से ज्यादा कोई नहीं होता, ठीक। अगर 100% से ज्यादा होगा तो जनसंख्या लाभांश होगा, और 100% से कम होगा तो क्या होगा, जनसंख्या ह्रास, ठीक। कोई भी चीज जब मानक जब निर्धारित करते हैं तो किस पे करते हैं, 100% पे, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं, 100% पे। हाँ दोबारा समझा, मैं बिल्कुल समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप क्लास है आपकी, ठीक, सिंपल, आप क्लासरूम, मान लीजिए ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं आप क्लास में बैठे हैं, ठीक। अब क्लास की अनुकूलतम जनसंख्या की अगर हम बात करें, होनी कितनी चाहिए, 100 सीट है वहां पे, 100 कुर्सियां रखी हैं, वो क्या हो गया, वहां का संसाधन हो गया, तो 100 लोग अगर आ रहे हैं वहां पे, तब क्लास की अनुकूल जनसंख्या है, माना जाएगा या नहीं, ठीक है। यानी अगर 100 कुर्सियां हैं किसी क्लास में, आपकी क्लास में 100 कुर्सियां हैं और 100 लोग भी हैं, तो उस क्लास की अनुकूलतम जनसंख्या उसको हम कहेंगे कि यानी जितनी संसाधन है उस क्लास में उतने लोग वहां पर हैं, ठीक, समझ में आया?
लेकिन मान लीजिए 100 कुर्सी है और लोग कितने हैं, 80। लोग कितने हैं उस क्लास में, 80। तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, जनसंख्या ह्रास। जनसंख्या ह्रास यानी उतनी आबादी उस देश में नहीं है कि जिससे वो 100% संसाधनों का उपयोग कर पाए। ठीक, यानी 20 कुर्सियां खाली हैं, 20 कुर्सियों का अभाव उसमें दिख रहा है कि यानी 20 लोग और इसमें आ सकते हैं लेकिन है ही नहीं, तो संसाधन का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तब ऐसे में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या है, यहां पे निम्न होगी। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, निम्न। हाँ, और अगर मान लीजिए यहां पर 120 लोग हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में यह जनसंख्या लाभांश होगा। ठीक, अब देखिए कॉन्सेप्ट कहीं उल्टा भी चलता है, कॉन्सेप्ट उल्टा। अगर इसको हम कहें तो ये जनसंख्या ह्रास होगा। ऐसी स्थिति में क्या है, जनसंख्या ह्रास। कितनी आबादी हो गई है जो संसाधन को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 120 के लिए हम इसको और बढ़ा सकते हैं, इस संसाधन को अगर बढ़ा सकते हैं, अगर ये जनसंख्या क्या है, कैपेबल है, तो ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करने के लिए हम जनसंख्या लाभांश में है। ठीक, और अगर सिंपली कहा जाए तो दोनों तरीके से जनसंख्या ह्रास में है, दोनों तरीके से जनसंख्या, एक तरफ जनसंख्या ज्यादा संसाधन कम, जनसंख्या ह्रास, एक तरफ जनसंख्या कम संसाधन ज्यादा, तो जनसंख्या ह्रास। और एक जगह जितना संसाधन उतनी जनसंख्या, तो इस पे क्या है, अनुकूल, यानी जितना उसका संसाधन कैपेसिटी जितनी है, राष्ट्रीय आय उस पर सबसे अधिक हम निकाल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जनसंख्या अनुकूल है उस देश के। ठीक, नेक्स्ट, सामाजिक हाँ पीसीआई कम हो, सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत। सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत, कैपिलरी सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में या कहीं भी साइंस वाइंस में, कैपिलरी सिस्टम, जिससे वृक्षों को पानी मिलता है ना, जिस क्रिया से वो लोग जल का शोषण करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। केशिकत्व वही है, हिंदी में उसको बोलते हैं केशिकत्व। अब देखिए सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत क्या होता है। केशिकत्व का मतलब होता है, आप लैंप देखें, लैंप, हाँ जैसे भी दिवाली आ रही है, दिवाली में दीप जलाएंगे लोग, दीप किस पे काम करता है, केशिकत्व पे। ठीक, केशिकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। लैंप आप देखे हैं ना, लैंप, कुछ ऐसे बनता है ना लैंप। ठीक, यहाँ एक यंत्र होता है जो इसको, और इधर एक ऐसे बाती करके होती है, इसमें फ्यूल होता है। ठीक, और ऊपर से ग्लास लगा देते हैं। ठीक, कुछ ऐसे ही होता है ना, जो देखे होंगे आधुनिक, जो आज के परिवेश में है वो शायद हो सकता है ना देखे हो, लेकिन जो ग्रामीण परिवेश से हैं, हाँ देखिए राहुल कुमार जी बोल रहे हैं लालू यादव जी का लालटेन, बिल्कुल है ना। तो जो थोड़ा भी ग्रामीण परिवेश से होंगे वो जानते होंगे, जो शहरी परिवेश से हैं हो सकता है वो ना जानते हो, तो वो दीप जलाना समझ लें कैसे। देखिए ये पूरा इसी पे काम करता है, ये सिद्धांत पूरा इसी पर काम करता है, केशिकत्व के आधार पर, सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत। कैसे, ये सिद्धांत कहता है कि जिस भी समाज में
लोगों का विकास यानी आर्थिक विकास, वृद्धि बढ़ेगी, ठीक है, वृद्धि बढ़ेगी, उस समाज में संतान उत्पन्न करने की जो इच्छा होती है उसमें कमी आएगी। ठीक, नहीं समझ में आया? फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। जिस समाज में लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, ठीक, उस समाज में लोगों के संतान उत्पत्ति करने की जो संख्यात्मक क्षमता है उस सोच में कमी आएगी। ठीक, जैसे अब आ जाइए सिंपल भाषा में सुनिए कि कैसे हम किसी भी लैंप को कैसे जलाते हैं। इसको जला दिए, अब यहां एक यंत्र लगा है जिससे हम उसको तेज या और धीमा कर सकते हैं। ठीक, अगर हम इस लैंप को और तेज किए, इतना मान लीजिए कर दिए, तो ये क्या होगा, जो फ्यूल है इसमें क्या होगा, कम होगा ज्यादा तेजी से या बढ़ेगा? कम होगा। ठीक, जितना हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक, जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही तेजी से फ्यूल क्या होगा, कम होगा। अब इसको आप समझ लीजिए आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, ठीक, और इसको आप समझ लीजिए संतान उत्पन्न करने की इच्छा। ठीक, ये जो फ्यूल है इसको समझ लिए संतान उत्पन्न करने की इच्छा है, और ये क्या है, आर्थिक समृद्धि है। कौन सा, जो बाती है और दिया। ठीक, जितना इसको बढ़ाएंगे, अब इसको अगर कम करेंगे, जितना कम करेंगे, ये कम करेंगे, कम रहेगा, तो ये क्या होगा, ये देर में ज्यादा रहेगा। ये बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना तेजी से ये कम होगा। ठीक, यानी जिस समाज में, अब देखिए इसको एक सिंपल बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं कि जितना कमा रहे हैं इसमें एक बच्चा है, इसी को पढ़ा लिखा लें, ज्यादा सही है। इसको कहीं से बढ़िया शिक्षा दे दें, बढ़िया समाज दे दें, है ना, ये इसका अधिकार मिल जाए, वही बहुत है। क्यों? क्योंकि, और ये चीज किससे सुनते हैं आप, जो थोड़ा सा आर्थिक समृद्धि की ओर जाता है, जिसकी थोड़ी बहुत स्थिति क्या होती है, अच्छी होती है, तो क्या करता है, उसके संतान उत्पत्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो कम हो जाती है कि एक बच्चा या दो बच्चा। लेकिन वही अगर देखिए जिनकी आर्थिक समृद्धि नहीं होती है, ठीक, गरीबी, गरीब, तो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, आर्थिक समृद्धि नहीं है तो इसी को अपना संसाधन मान लेंगे, संतान उत्पत्ति। तो जितना बच्चा यानी 4, 6, 10 पैदा करो, वही आर्थिक समृद्धि है। ठीक, यानी उसी को आर्थिक समृद्धि मान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिद्धांत है ये समाज में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का या उसको समझने का काम करती है। समझ में आया? ठीक, यह है सामाजिक केशिकत्व का सिद्धांत। ठीक, इसके साथ नया सिद्धांत, और भी इसमें आगे आप समझ सकते हैं, लेकिन उतना समझने, देखिए नया नियो माल्थसवाद। आपने माल्थस पढ़ा, देखा, नियो माल्थस, नियो माल्थसवाद। माल्थस आपने देखा, उसमें नियो नया लगा दीजिए, नया माल्थसवाद। ठीक, नया माल्थसवाद का मतलब क्या है, कुछ नया होगा, नियो का मतलब इसमें नया, कुछ नया। अब नया क्या है इसमें, यही नया है कि इन्होंने, सारा सिद्धांत वही है माल्थस का ही, बस इसमें एक चीज ये जोड़ देते हैं, जो नियंत्रण होता है, जनसंख्या नियंत्रण,
वहां नियंत्रण की बात प्रकृति को इंडिकेट करते हैं, ठीक, प्राकृतिक नियंत्रण होगा। यहां पर प्राकृतिक के साथ साथ भौतिक नियंत्रण की बात करते हैं। जो नियंत्रण होगा वो क्या होगा, भौतिक। भौतिक में क्या, मेनली जो चिकित्सकीय सुविधाएं होती हैं, चिकित्सीय सुविधाएं जो होती हैं उसकी बात, ठीक है। आधुनिक जो जिसमें देखा जाता है कि नसबंदी जैसी चीजें भी शामिल होती हैं, ठीक है। दवाइयों का जो प्रयोग होता है वो भी, और साथ ही साथ सरकार द्वारा जो नियंत्रण की बात की जाती है, नीतियों की, कानून की बात की जाती है, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। तो ये क्या हो जाता है, नियो माल्थसवाद, ठीक। इसमें नियंत्रण में भौतिक नियंत्रण की भी चर्चाएं होती हैं, ठीक है, जबकि माल्थस में भौतिक नियंत्रण की चर्चा नहीं होती। इसके अलावा मार्क्स, मार्क्स का सिद्धांत या मार्क्सवादी, मार्क्सवादी जो जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत है, ये क्या मानता है, देखिए मैंने बताया था अभी कि दो वर्ग होते हैं समाज में, ठीक, वर्ग होते हैं दो, एक होता है पूंजी, पूंजीपति, और दूसरा सर्वहारा। दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति और दूसरा सर्वहारा। मैंने बताया था चूंकि पूंजीपति, इसके पास पूंजी होने की वजह से, पूंजी होने की वजह से समाज में सारे संसाधन पर क्या होता है, संसाधन पर क्या होता है, नियंत्रण, ठीक। सारे संसाधनों पर क्या होगा, नियंत्रण होगा, ठीक। ठीक, और इसमें क्या होगा, सर्वहारा में चूंकि इनके पास पूंजी नहीं है तो किसी भी संसाधन पर नियंत्रण नहीं होगा। पूंजी नहीं है तो संसाधन पर नियंत्रण नहीं होगा। अब चूंकि पूंजी नहीं है तो इनके पास पूंजी बनाने के लिए जो संसाधन है वो क्या है, श्रम, ठीक। इस पूंजी को, पूंजी के निर्माण के लिए जो संसाधन है वो क्या है, श्रम। और श्रम किससे आएगा, मानव से। कौन करेगा, मानव। और जितने मानव होंगे, जितना ज्यादा मानव होंगे, ये जितना ज्यादा होंगे मानव, उतना अधिक श्रम होगा। श्रम भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। यानी जितने हाथ होंगे उतने क्या होंगे, काम होंगे। और जितना काम होगा उतना क्या होगा, पैसा होगा। और जितना पैसा वही पूंजी। तो ये वर्ग क्या मानता है, श्रम ही क्या है, पूंजी है। और श्रम के लिए मानव की आवश्यकता है, इसलिए जनसंख्या जितनी होगी उतना ज्यादा पूंजी होगा हमारे पास। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन था कि जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या गरीबी के लिए उत्तरदायी है या फिर गरीबी जनसंख्या के लिए, तो वहां आप क्या कर सकते हैं, आंसर में मार्क्स के विचार को शामिल कर सकते हैं, ठीक। एक पॉइंट आपको ही मिलेगा। दूसरा, आपको सामाजिक केशकत्व का जो सिद्धांत है वो भी है कि जितनी आर्थिक समृद्धि बच्चों की इच्छा में कमी। तो गरीबी, आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या, गरीबी का उल्टा। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक केशकत्व और मार्क्सवादी सिद्धांत दोनों को शामिल कर सकते हैं। आपका आंसर क्या होगा, और बेटर हो जाएगा। नहीं सिंपल वही लिख के आप चले आएंगे कि ये इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसलिए होता है, बस वो होता है। तो सिद्धांत की जरूरत कहां पड़ती है, आंसर को और परफेक्ट बनाने के लिए। ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आप अपने आंसर में इन सिद्धांतों को जब इंक्लूड करते हैं तो आंसर आपका क्या होता है, और ज्यादा अच्छा हो जाता है। यानी सामने वाला भी समझता है कि आप सारी चीजों को पढ़े हुए हैं या समझ रहे हैं। तो मार्क्सवादी ये सिद्धांत है। इसके अलावा एक सिद्धांत है जनांकिकीय,
जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, लिख लीजिए जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इसको एक बार पढ़िएगा, नेट पे भी डालेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, नेट पे आप अगर इसको टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत, इसमें 5 स्टेज हैं और भारत किस स्टेज में है और क्यों है, इसको एक बार आप लोग पढ़िए, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक। कुछ शब्दावलियां हैं, उसको लिख लीजिए। कुछ शब्दावलियां हैं, उनको लिख लीजिए। इसको आप लोग देखेंगे, जन्म दर लिखिए, जन्म दर। दूसरा मृत्यु दर। नेक्स्ट लिंगानुपात, लिंगानुपात। नेक्स्ट बाल लिंगानुपात। नेक्स्ट साक्षरता दर, साक्षरता दर। नेक्स्ट शोधित, शोधित जन्म दर। नेक्स्ट ऐसे लिख लीजिए, शोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर, तथा मृत्यु दर। और उसके बाद लिखिए अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर। नेक्स्ट शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट मातृत्व, मातृत्व मृत्यु दर, मृत्यु दर। नेक्स्ट प्रजनन दर, प्रजनन दर। नेक्स्ट प्रजनन काल, प्रजनन काल, ठीक। बाकी और खुद से भी ढूंढिए जो आपको और मिल जाए, इन सबको देखिए कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। इन सारे वोकैब्स को आपको देखना है और तैयार करना है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण। जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण, ठीक। इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। जितना मैंने बताया है इसको एक बार देख लीजिएगा, कहीं से कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक। और इको की क्लास होगी कल आप लोगों की, ठीक है, इसी पे होगी, जूम पे ही इको की क्लास कल होगी टाइम से ही। कारक और कारण दोनों एक ही होता है, ठीक। हाँ, बुक मैं बता रहा था, अभी मैं आप उसमें डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा बुक, ठीक है। बुक का नाम अभी ग्रुप में डाल दूंगा, जिनको नहीं समझ में आया है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप लोगों को इजीली उसको समझने में, ठीक है। अच्छा, जो ग्रुप में नहीं है, जनसंख्या तथा नगरीकरण वाणी प्रकाशन की आती है, 2 बुक होती है, एक पतली एक मोटी, तो पतली वाली लीजिए, ठीक है। जो ग्रुप में ऐड नहीं है, जो जिनकी इच्छा है वो ऐड हो जाइए, जिनकी इच्छा नहीं है वो कोई इसमें कंपलसरी नहीं है।
ठीक है, आप जिनको ग्रुप में ऐड होना है, ठीक, हाँ, राइटर नेम है SK ओझा करके है सर, ठीक है। जिनको ऐड होना है वो मैसेज करिएगा हमको। मैं नंबर बता रहा हूँ किस पे आपको मैसेज करना है। नितेश है कौन? नीतीश पाठक हैं, इनके नंबर पे आप लोग मैसेज करिए, ऐड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। PCI इंक्रीज होने पर पॉपुलेशन कम होती है। हाँ, PCI देखिए, ये अगर कहा जाए तो केसिकत्व का जो सिद्धांत है उसमें फिट बैठता है। PCI इनकी इंक्रीज होने पर पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। अब जो भी है जैसे ऐड करना आप लोग हो जाइए, बाकी मैंने बता दिया बुक का नाम और ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग एक दूसरे से शेयर कर लीजिएगा, ठीक। नंबर, किसका नंबर? ये मेरा नंबर है, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो नंबर नोट कर ले और अपना क्वेश्चन जो है इस पे सेंड कर सकता है, आंसर राइटिंग करके भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग करते रहते हैं, वेरी गुड, अच्छा प्रयास होता है, और कुछ कमियां होती हैं तो उसको मैं बता भी देता हूं, और जो नहीं कर रहे हैं वो और अच्छा कर रहे हैं, ठीक। हाँ, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल।